गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशंस क्लास 10th मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। तो आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बर्ड्स प्रॉब्लम हम उन क्वेश्चंस को पहले टैकल कर रहे हैं कि क्योंकि इस तरीके के जो बर्ड्स प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत कम आती है एग्जाम में, क्योंकि वो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। जब भी इस चैप्टर से कभी भी अगर क्वेश्चंस बनता है तो बर्ड्स प्रॉब्लम्स का बनता है। आप लैंग्वेज दे रखे कोई प्रॉब्लम्स में, अगर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट कीजिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा जो सेशंस है, पिछले सेशन में क्या कहा हमने, एनसीईआरटी की जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सभी एक्सरसाइज थी वो हमने कर लिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका जो पिछली वाली वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शंस में दिया गया है, तो आप जरूर जाके एक बार देखिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद फिर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में, जो पिछले सालों में सीबीएसई ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं बोर्ड्स में, वो सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और वो पिछले साल से मैथ्स के दो अलग अलग स्ट्रीम बनाती हैं, एक स्टैंडर्ड एक बेसिक। तो 2020 के जो भी क्वेश्चन आए हैं, तो इस साल जो 2020 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं बेसिक और स्टैंडर्ड के दोनों के अलग अलग करेंगे। और उसके बाद 19, 18, 17 और 16 पिछले ईयर्स के एक ही मैथ्स होता था, तो उनके जो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए वो सभी के सभी डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे आज का क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सीबीएसई एग्जांपल्स भी पूछता है बुक्स के, एनसीईआरटी की बुक्स में से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये रेशियो इस तरीके से रखते हैं कि बच्चा अगर कहीं अलग से भी नहीं कर रहा, अगर एग्जाम्पल वगैरह भी कर ले और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर ले, तब भी वो ईजिली आराम से इतना मार्किंग अपना इतना स्कोर कर सकता है कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर जिसको आउट ऑफ में आउट ऑफ लेना है तो फिर उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है कि आपको फिर तो अच्छे से पूरा का पूरा करना ही होगा, ठीक है। तो आज का देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। कॉपी पेन साथ ले लीजिए, क्योंकि आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क of diameter 13 meter in a such a way that the difference of distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gates should the pole is erected? अब एक सर्कुलर एक पार्क दे रखा है, उस सर्कुलर पार्क की एक बाउंड्री पे, मतलब एक जो पार्क है उसकी बाउंड्री पे एक पोल गड़ा हुआ है। एक पोल है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा एरर होती है साथियों, आप दोस्तों बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। एक ये सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क का एक डायमीटर हमने मान लिया, ये इसका डायमीटर है ए और बी, और इस डायमीटर की डिस्टेंस कितनी है 13 मीटर, यानी ये 13 मीटर का डायमीटर है इस पार्क का, यानी ये सेंटर। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसकी बाउंड्री पर एक कहीं किसी भी एक पॉइंट पे एक पोल है वो खड़ा हुआ है, ठीक है। एक पोल मान लेते हैं इस पॉइंट पे पी पे, ये पी पे एक पोल है कोई, ये पोल खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पोल। अब ध्यान से समझना है इस बात को, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस जो पार्क है सर्कुलर पार्क, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे दो गेट बने हुए हैं। यानी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए और बी। ये अगर हम इस गेट को मान लेते हैं, ये गेट हो गया इस पार्क की एंट्री के लिए इस पॉइंट से, और दूसरा गेट इस पॉइंट पर दे रखा है। ये गेट है एंट्री गेट, ये क्या है एंट्री गेट है, बी गेट है, और ये एंट्री गेट क्या है ए गेट। ए और बी दो एंट्री गेट हैं। अब इस देखो, अगर एक पर्सन ए से आता है पोल के पास पहुंचता है, एक बी से आता है पोल के पास जाएगा, एक ए से आएगा पोल के पास जाएगा। तो अगर ए इस पोल से यानी बी पोल से बी गेट से जिस पर्सन ने एंट्री ली है पी तक चलेगा, और ए पोल से ए गेट से जिस पर्सन ने एंट्री ली है वो पी तक जाएगा, तो जो दोनों की डिस्टेंस होगी उसमें डिफरेंस कितने का होगा 7 का होगा। यही इसमें क्वेश्चन दे रखा है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, आसान क्वेश्चन है, बस अच्छे से समझना है। क्या है कि एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क पर एक कोई पोल खड़ा हुआ है, ठीक है। उस पोल तक अगर दो गेट बने हुए उस पार्क के, वो हैं कैसे डायमेट्रिकली अपोजिट,
मतलब डायमीटर के अपोजिट साइड्स पे दोनों गेट्स बने। अगर इन दोनों अपोजिट गेट से अगर कोई 2 पर्सन्स आते हैं और उस पोल तक चल के जाते हैं तो दोनों के द्वारा चली गई डिस्टेंस में जो गैप है, वो डिफरेंस है, वो कितने का है? 7 का है। ये क्वेश्चन पे गिवन है। अगर मान लेते हैं ध्यान से, अगर ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये पर्सन यहाँ से चल के आया और इस पोल तक गया, इस पॉइंट तक P तक, मान लीजिए ये 5 चल के आया, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये कितना चल के आएगा? ये कितना चल के आएगा? अब कितने का डिफरेंस रहना चाहिए? 7 का, तो ये 12 चल के आएगा। 12 चल के आएगा अगर ये 5 चल के आ रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में गैप कितना रहना चाहिए? 7 का गैप रहना चाहिए। अगर मान लीजिए ये अगर 5 चल के जा रहा था तो वो कितना चल के आएगा? ये 12 चल के आएगा। कुछ इस तरीके, ये तो थे किसमें? नंबर्स में, हमने डिजिट्स ले लिए। अब हम इसे किसमें लेंगे? वेरिएबल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लेंगे? वेरिएबल्स की फॉर्म में। वेरिएबल्स की फॉर्म में लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये इसे मान लेते हैं x, ये क्या हो जाएगा? इसे अगर हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x + 7। अगर हमने इसको x माना है तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 7। ये आपके पास चॉइस है, किसी को भी आप पहले ले सकते हैं। अगर आपने PB को x लिया है तो ये फिर x + 7 होगा। अगर इसको AP को अगर x लिया है तो PB आपका क्या हो जाएगा? x + 7। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये क्वेश्चन में पूछा है। अगर इनके बीच में 7 का डिफरेंस है तो क्या ऐसा ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे? पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ऐसा केस पॉसिबल होगा, यानी रियल वैल्यूज़ रहेंगे, यानी रियल नंबर्स रहेंगे। अगर नहीं आया, क्योंकि ये रियल वैल्यूज में कोई भी डिफरेंस आएगा रियल नंबर्स में। तो अगर ये केसेस है तो पहले देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? ध्यान से देखेंगे, इसमें एक अलग से प्रॉपर्टी और यूज़ में आएगी। अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं? लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे? लेट AP की डिस्टेंस क्या है? कि डिस्टेंस होगी AP की। AP की डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया? x + 7। और PB को कितना मान लिया? PB की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? x। ये x मीटर है और ये कितना है? x + 7 मीटर। AP की डिस्टेंस, AP की डिस्टेंस कितनी है? 7 + x + 7 मीटर। अब ध्यान से समझना है, एक 9th में हमारे पास एक थ्योरम होती है, क्या है? सर्किल के अंदर, कि सेमी सर्किल के अंदर अगर कोई भी ट्राइंगल बन रहा है, अगर उसके सेमी सर्किल के अंदर पर उसका जो बेस है वो डायामीटर है, क्या है? डायामीटर है, तो उसके अंदर जो बना हुआ ट्राइंगल और जो उसका वर्टेक्स है उसके सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इस बात को बस अच्छे से समझना, क्या है कि अगर ये एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर सेमी सर्किल में बना हुआ ट्राइंगल, ये जितने भी, अगर मान लीजिए इसमें कितने भी बहुत सारे ट्राइंगल बना लीजिए आप ऐसे, ये सभी के सभी ट्राइंगल्स होंगे। अगर मान लीजिए हमने ले लिया PQ, तो ABCD कितने भी बना लीजिए आप, इस पर E कर लीजिए, ये FE और F, सभी के सभी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। यानी APB PQA, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, PQA PQB PQC PQD, ये सभी के सभी ये ट्राइंगल्स हैं, ये सभी के सभी ट्राइंगल कैसे होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। यानी सभी के सभी ट्राइंगल कैसे होंगे? ये राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। इस बात को अच्छे से रखना। बस इतना करने के बाद ये क्वेश्चन अब हमारे पास बिल्कुल आसान हो गया। क्या करना है? हमने डिस्टेंस मानी, लैंग्वेज है इस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस डायग्राम को थोड़ा समझने में। अब करना क्या है? क्या आप करेंगे? इन ट्राइंगल किसमें? अब इन ट्राइंगल किसमें? APB क्या है? ये राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब क्या करेंगे? यूज करेंगे किसको? पाइथागोरस। यूज पाइथागोरस। अब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में डायमीटर क्या है? ये हाइपोटेनस क्या है? AB। तो क्या आएगा? AB का स्क्वायर। राइट एंगल कहाँ होगा? ये इस पॉइंट पे। ये राइट एंगल होता है जो वर्टेक्स होता है AP पे। तो क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब वैल्यू इसकी पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। AB की वैल्यू कितनी? 13 का स्क्वायर इक्वल टू AP की वैल्यू कितनी है? AP हमने कितना माना? x + 7, तो x + 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, कितना आएगा? 169 x स्क्वायर प्लस के 49 प्लस के 14x प्लस के x स्क्वायर। A + B का होल स्क्वायर खोला, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब इसे हमें क्या करना है? सोल्व। इस सभी टर्म्स को वन साइडेड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर
14x प्लस के 14x प्लस के 49 प्लस के क्या हो जाएंगे 49, ये हो जाएंगे 49 और इधर से ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस के कितने हो जाएंगे 169 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा 2x² प्लस के 14x माइनस के 169 में से जाएंगे कितने 49 तो कितने बचेंगे 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 कॉमन और ले लेते हैं इसमें से, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं x² प्लस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। 2 को कर देते हैं इसके नीचे 0 में जाके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें हो जाएगा 0 में, तो क्या आ जाएगा x² प्लस के 7x माइनस के 60 इक्वल टू 0। अब कहते हैं क्या ये कंडीशन ये पूछा है क्या ये इट इज़ द पॉसिबल टू डू सो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं डी की वैल्यू करते हैं, क्या इसके रियल रूट्स वैलिड हैं, तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस के 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट में ए बी सी की, देखो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 60। इस वैल्यू में पुटअप करेंगे बी का उसके कितना हो जाएगा 49, बी का 7 का उसके 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 60, क्योंकि सी की वैल्यू माइनस 60 है। कितना हो जाएगा 49 प्लस 4 इंटू 60 240, तो कितना हो जाएगा 289 और 289 जीरो से क्या है ग्रेटर है, तो ये डी 0 से ग्रेटर है, तो ये केस पॉसिबल है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ ए पॉसिबल। ठीक है, तो ये केस क्या होगा, ये पॉसिबल केस हो गया कि इसमें इस तरीके के पार्क में ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बिल्कुल। अब इसके क्या करेंगे फैक्टर, अब इसके क्या करना है फैक्टर, आपके पास चॉइस है, आप इसे किसी भी मेथड से करें, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स, या आप किसी भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके भी। क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूज़ करने में हमें अब ज़्यादा फायदा हो जाएगा, क्यों कि हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितनी आ जाएगी 289। तो अब रखेंगे किसमें यूज़ करेंगे किससे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक का फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस के 4ac, ये होगा किसके अंदर उसके रूट के अंदर अपॉन 2a, और इसकी हम वैल्यू पहले निकाल चुके हैं किसकी b² माइनस के 4ac की, तो ये कितनी आ रही है 289, तो क्या आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, तो माइनस के 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 289 अपॉन कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि हम b² माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। इस फिगर को हम करते हैं इरेज, इसे आप पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएंगे फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक बार हम लेंगे प्लस का साइन, एक बार इसे और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर सॉल्व करेंगे तो 289 किसका उसके होता है 17 का, तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार लेंगे किसका नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस के 7 प्लस के 17 अपॉन 2, और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो इक्वल टू माइनस के 7 माइनस के 17 अपॉन 2। यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से लेंगे तो 17 में जाएंगे तो कितना 12, वो 12 नहीं 10, कितने बच जाएंगे 17 में से जाएंगे 7 तो 10 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और इधर से देखेंगे ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो x इक्वल टू 17 आएगा इसमें 3 24 माइनस के 24 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी माइनस के 12, तो वैलिड कौन सी हो जाएगी x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5, तो 5 वैल्यू हो गई। तो अब ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो ये 5 मीटर और ये 12 मीटर, यानी जो पार्क दे रखा था, यानी जो सर्कुलर पार्क था इस तरीके का, तो इसका डायमीटर कितना है 13 ए और बी। अगर एक इधर से पर्सन जा रहा है इस पोल तक पहुंचने के लिए, पी ये पोल है तो इसे 12 चलना पड़ेगा, तो ये दूसरा पर्सन आ रहा होगा वो कितना चल के आएगा 5। तो बस ये क्वेश्चन पूछा था, तो दोनों की डायमेट्रिकली डिस्टेंस से जो दो गेट से जो पर्सन आ रहे हैं, तो एक 5 मीटर चल के आएगा तो दूसरा उसी समय कितना चल के आएगा 12 मीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इसकी इक्वेशंस में कन्वर्ट करने में, बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, इसे जल्दी कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा भी है। क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो अभी हम कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के, इसमें एरर काफ़ी ज़्यादा होती हैं स्टूडेंट से, तो इन बस एररों से आपको बचना, बस इसमें क्या कन्वर्जेशन है, बस एक बार कन्वर्स करने के बाद क्वेश्चंस बिल्कुल हार्ड नहीं है। क्वेश्चंस का देखेंगे, इफ़ जेवा वर यंगर बाई 5 ईयर्स देन व्हाट इज सी रियली इज। ठीक है,
अब क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्यान से समझना है। इसको क्या दे रखा है, इफ जीवा वर यंगर बाई 5 years देन वाट सी रियल इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11, ठीक है, हैव बीन 11 मोर देन द 5 times ऑफ हर एक्चुअल एज, व्हाट इज द एज नाउ। बस अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि उसकी प्रेजेंट एज, लेट हमें क्या करना है, लेट करना है प्रेजेंट एज। बस अब यहीं से समझना है कि प्रेजेंट एज हमने उसकी कितनी मान ली, x ईयर्स। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि जीवा जो गर्ल है वो क्या कह रही है कि अभी मेरी जो एज है, अगर उससे मैं 5 साल पहले, मेरी एज कितनी होगी, अगर मान लीजिए किसी पर्सन की अभी एज 20 ईयर्स है, अगर कोई इंसान, कोई पर्सन है वो 20 साल का है, 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 15। अब इसी में इस तरीके से बोला कि जीवा वर यंगर बाई 5 years, जब जेवा आज से 5 साल पहले यंग थी, मतलब यंगर थी, तो 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी, x - 5। उस समय के हिसाब से अब कंडीशन देखेंगे। अब कैलकुलेशन क्या है, जेवा अपनी जो कैलकुलेशन कर रही है वो 5 साल वाली एज के साथ कर रही है। 5 साल वाले पहले जो एज थी, अगर उस एज का उसने स्क्वायर कर दिया, उसने उस एज का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा आएगी। एक तरीके से ऐसे समझेंगे क्वेश्चंस को, क्या मान लेते हैं अगर किसी पर्सन की एज अभी 14 है, कितनी, जस्ट 14, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 9, कितनी होगी, 9। अब ये 5 साल पहले, अब इसमें क्या है कि ये 5 साल, अभी प्रेजेंट एज हमने मान ली उसकी 14 है, 5 साल पहले कितनी होगी, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब इस वैल्यू के बराबर हमें क्या करना है कि अभी जो प्रेजेंट एज है उसका कितना, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स कितना हो जाएगा इसका, 14 का 5 टाइम्स, प्लस कितना ज़्यादा है उसका 11, ये कितना हो जाएगा, 14 5 70 प्लस के 11 कितना हो जाएगा, 81। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो प्रेजेंट एज है अभी से 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट एज है x, और 5 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, x - 5, तो प्रेजेंट एज होगी x 5 ईयर एगो, तो जो 5 ईयर्स एगो एज कितनी होगी, x - 5। अब x - 5 ईयर्स, अब इस एज का हमको क्या करना है, स्क्वायर, इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर यंगर वाले केस में स्क्वायर ऑफ दिस एज, तो क्या आएगा, x - 5 का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, 5 टाइम्स किसका, प्रेजेंट एज कितनी, x प्लस कितना हो जाएगा, 11। जस्ट इस तरीके से अभी हमने किया था कि अगर अभी प्रेजेंट एज 14 है, 14 से 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। सेम ऐसे ही 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, x - 5, और x - 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद अब प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स और प्लस के 11, तो प्रेजेंट एज कितनी, x, और x का हमने क्या कर दिया, 5 टाइम्स, x का मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, प्लस कितनी लिख दी है, 11। ये हमारे पास जो सिचुएशंस थी, अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, अलजेब्रिक फॉर्म में, ठीक है, यानी हमने कि इसे इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसके बाद क्या रह गया, क्वेश्चंस को बस सॉल्व करना रह गया। अब देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चंस का मीनिंग समझ सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से, यही क्वेश्चन में गिवन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा पकड़ना है। क्या है, इफ जीवा वर यंगर बाई 5, जब जीवा अभी की एज से 5 साल पहले की एज जब ये यंग थी उस समय पर, देन व्हाट सी रियली इज, जब उसका अब प्रेजेंट है तो उसकी एज का क्या है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज ईयर्स वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ हर एक्चुअल एज। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्चुअल एज है। वो कौन सी एज है, एक्चुअल एज, जो उसके 5 टाइम्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 2 × 5 × x, a स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x प्लस के 11, यहाँ से कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10x इक्वल टू 5x प्लस के 11। ये सभी टर्म्स को उठाते हैं और इसे ले आते हैं LHS साइड, तो LHS साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 25 माइनस के 10x माइनस के 5x और माइनस के 11 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस प्लस के 25 में से 11 जाएंगे, बचेंगे कितने, 14 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर्स, और फैक्टर निकालने के बाद हमें करना क्या है,
एक्स की वैल्यू है उसे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके फैक्टर करेंगे 14 के, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 14 और ऐड करके कितना आना चाहिए 15, क्योंकि एडिशन का साइन है तो इसके लिए हमको अलग से फैक्टर करने की जरूरत है नहीं। 14 × 14 और 14 + 1 तो कितने हो जाएंगे 15। तो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। तो अब देखेंगे इसमें क्या आ जाएंगे फैक्टर 14 × 1। अब इसे करेंगे इसमें पुटअप तो क्या आ जाएगा x² - x ब्रैकेट के अंदर 14 + 1 + के 14 = 0। जब हम इसे करेंगे इस ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा x² - के 14x, x का 14 के साथ मल्टीप्लाई माइनस के x + के 14 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे इस पेयर में से तो x कॉमन आ जाएगा तो x - के 14 माइनस के कॉमन ले लेंगे -1 तो x - के 14 = क्या आ जाएगा 0। टोटल में से x - के 14 कॉमन और दूसरे में x - के 1 = 0। अब 1/1 को 0 करेंगे, इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल और दोनों को, क्योंकि दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0, तो ये 0 कब होगा, जब इस ब्रैकेट या तो इसकी वैल्यू 0 होगी इस पूरे ब्रैकेट की या इस ब्रैकेट की या दोनों की। तो हम इसलिए क्या करते हैं इसे 1/1 0 के बराबर रख लेते हैं। या तो ये ब्रैकेट 0 है इसलिए ये 0 आ रहा है प्रोडक्ट करके, या ये ब्रैकेट 0 है इसलिए ये 0 आ रहा है। तो ये क्या करेंगे x - के 4 x - के 14 = 0 फर्स्ट ब्रैकेट से और x - 1 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 इस आंसर से, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1। अब ये वाला तो वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है कि अभी उसकी प्रेजेंट एज एक्चुअल एज अगर 1 ईयर है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो बर्थ ही नहीं हुई होगी, पैदा ही नहीं होगी बच्चे, तो फिर कहाँ से होगा, तो वैलिड ही नहीं है। यानी जब उस समय पर 5 साल पहले तो उसकी बर्थ ही नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या अभी 14 एज उसकी प्रेजेंट एज कितनी है 14, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 14, 5 साल पहले एज कितनी हो जाएगी 9। अब क्वेश्चन पे देख सकते हैं क्या ये रिलेशन वैलिड था, तो 9 का उसके कितना आ रहा था 81 = 5 का करेंगे 40 और 40 ये कितना आ जाएगा 14 + के 70 + के 11, तो ये भी क्या आ जाएगा 81। तो हमारी जो कंडीशन है वो क्या है सही है। ठीक है, बस क्वेश्चंस को आसान है, बस ये है कि लैंग्वेज वाले जो दिक्कत होती है बस उसे कन्वर्ट करना, बाकी का ऐसे इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादातर बच्चों से, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादातर बच्चों से क्या होती है एरर होती है। और पहले तो ये कि इस क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ में नहीं आती है। क्वेश्चन ये तीनों के तीनों हमने क्वेश्चन करवाए, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इक्वेशंस बनाने में एरर हो जाती हैं। जब इक्वेशंस ही बनाने में एरर होगी तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो काफ़ी टफ काम हो जाता है। तो इस चीज़ को देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या है कि एक मदर और डॉटर आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और पूरा का पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। मदर और डॉटर दोनों की कन्वर्सेशंस। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है क्या, एट प्रेजेंट आसास इज, ठीक है, इज 2 more than द उसके ऑफ हर डॉटर, जो उसकी बेटी है निशा। अभी प्रेजेंट की कंडीशन में मान लेते हैं कि मदर अपनी बेटी से कह रही है कि जो मेरी एज है ना अभी तुम्हारी एज के उसके अर्थ से 2 ज़्यादा है। पहली कंडीशन, पहली वाली लाइन सीधी सीधी पकड़ में आ रही है। एट प्रेजेंट आसास एज इज 2 more than द उसके ऑफ हर डॉटर्स इज निशा, ठीक है। व्हेन निशा ग्रो अप टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अब क्या होंगे कि क्वेश्चंस को बढ़ाया, अगर जैसे जैसे अब क्या होगी निशा की एज ग्रो होगी, मान लीजिए जिस आप क्वेश्चंस को समझना अच्छे से, कि जब निशा जो उसकी डॉटर है उसकी एज बढ़ेगी, जब अपनी मम्मा की एज पे पहुंच जाएगी, मॉम की एज पे जब पहुंच जाएगी, उस समय पर मॉम की एज भी तो बढ़ जाएगी। तो उस समय पर जो मॉम की एज होगी, आसास एज वुड बी 1 year लेस देन द 10 times ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब ध्यान से समझेंगे, एक जो मदर है, ठीक है, आशा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना है, आशा और निशा, ठीक है। निशा की एज हम कितनी मान लेते हैं, दोनों को पहले क्वेश्चन में, ये तो दोनों में मानना है तो इधर कर लेते हैं, प्रेजेंट वो लेट करते हैं, लेट क्या एज ऑफ निशा, ठीक है। निशा से एज कितनी हो जाएगी, हम मानते हैं कितनी, निशा से एज x, ठीक है। और आशा की एज कितनी हो जाएगी, पहली वाली लाइन से ही पता चल जाएगा, वो क्या आ रहा है हमारे पास, इससे पता चल रहा है क्या आ जाएगी x² + के 2। अब देखो यहाँ से, यानी निशा की एज हमने माना x, जो प्रेजेंट एज है, ये क्या है प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है निशा की x, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी जो आशा है उसकी एज की उससे 2 ज़्यादा। अब देखना दूसरी वाली लाइन से इक्वेशंस बनाने में इसी में सबसे ज़्यादा एरर होती है। अब निशा ने ग्रो किया और अपनी मम्मा की एज पे पहुंची,
तो उसी समय पे उसकी मदर की एज भी तो बढ़ेगी, और उसकी मदर की एज जब, ध्यान से समझना, जब उसकी निशा की एज उसकी मम्मा की एज के आशा के बराबर हो जाएगी, उस समय पे आशा की एज निशा की प्रेजेंट एज से कंपैरिजन किया है। अब एक तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर आशा की एज 5 साल है, ध्यान से समझना, अब ये 5 साल है तो इसकी ये एज कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे 27, कितनी आ जाएगी 27। अब ध्यान से देखो, अब अगर ये 5 साल की है तो अगर मान लो ये निशा बढ़ के कितनी की हो जाएगी 27 की। जब निशा है, अभी मान लीजिए निशा की एज कितनी है 5, अब निशा जब ग्रो अप करेगी, बड़ी होगी, तो इसकी एज कितनी होगी 5 से 27, इसकी एज में कितना चेंज आया, चेंज कितना हुआ, कितने साल का चेंज, 22 साल का। यानी जब ये 22 साल बड़ी हो गई तो उस समय पे इसकी मम्मा की एज भी तो कितनी बढ़ेगी, 22 बढ़ेगी। अब ध्यान से देखेंगे, अब मम्मा की एज कितनी हो जाएगी, निशा की एज, आशा की एज कितनी हो जाएगी उस समय पे, आशा की कितनी 27 प्लस के 22, यही तो एज हो जाएगी। यानी प्रेजेंट एज होगी उसकी 27 थी, और जब उसकी बेटी की एज जो 5 थी वो 5 से कितने पे पहुंच गई 27 पे, तो उसकी एज कितनी बढ़ गई 22। तो उसी समय पर आशा की एज में भी तो 22 साल का इंक्रीमेंट हुआ होगा, उसकी एज भी तो 22 साल बड़ी होगी। तो अब प्रेजेंट एज कितनी, अब देखेंगे ध्यान से, इक्वल टू ये अब एज है जो प्रेजेंट एज है, ये 22 साल बाद ये एज, आशा की एज अपनी बेटी की जो प्रेजेंट एज है, बेटी की एज कितनी है, प्रेजेंट एज के 10 टाइम्स से एक कम है। अब ये वाली वैल्यू प्रेजेंट एज कितनी है 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने 5 माइनस के 1, तो कितना आ जाएगा 50 माइनस के 1, तो कितना हो जाएगा 49। क्या ये भी इसके बराबर आ रहा है 27, ये कितने हो जाएंगे 29 और ये 49 आ रहा है। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन में हमें गिवन है कंडीशन। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से वेरिएबल की फॉर्म में। क्या हम 27 को ऐसे नहीं लिख सकते थे कि 27 प्लस, अब उसकी जो आशा की एज कितनी बढ़ेगी 27 माइनस के 5, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना। 27 देखो, जब निशा 5 साल की थी तो 5 साल से 27 साल होने में उसे 22 साल के बढ़ेंगे, 22 साल की एज में चेंज आया तो हमने क्या किया कि हमने माना कि प्रेजेंट एज उसकी निशा की प्रेजेंट, वो आशा की प्रेजेंट एज कितनी है 27 ईयर्स। अब उसकी आशा की प्रेजेंट एज में से निशा की प्रेजेंट एज को घटा देंगे तो जितना आशा ने बढ़ा हुआ, जो निशा की जितनी ग्रोथ हुई होगी, ज़्यादा बड़ी होगी, वो एज निकल आएगी, ये एडअप हो जाएगा। अब देखेंगे इसके हिसाब से, अब आ जाएंगे इसकी तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज किसकी, आशा की, कितनी x² प्लस के 2। अब ध्यान से देखेंगे, अब इंक्रीज कितना होगा। अब इस बात को, अब वेरिएबल्स के फॉर्म में इस बात को बच्चों थोड़ा अच्छे से समझना साथियों, देखेंगे किसमें। अब आज निशा की एज x है और ये x से ग्रो किया, और ग्रो होने के बाद इसकी एज कितनी होगी x + 2। इस निशा की एज x से ग्रो होने के बाद, बढ़ने के बाद x + 2, तो उसी समय पे इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x² प्लस के 2 प्लस, प्रेजेंट तो रहेगी प्लस, अब गैप कितने का है, ये इससे इस एज में बढ़ेगी तो इसके इसमें डिफरेंस कितना आ गया, यानी इसमें से इसे डिफरेंस करेंगे तो x² प्लस के 2 माइनस के x। ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे थे, अगर ये 5 है, अब ये कितने साल की होगी 22 साल, वो उसकी 27 साल की। अगर हम एग्जांपल ले रहे थे कि इसको 5 माना था तो ये कितना आएगा 27, ये 5 से 27 साल की हुई, यानी 5 ईयर से 27 ईयर, तो इसमें कितनी एज इसका इंक्रीमेंट हुआ, कितनी एज बढ़ी 27 माइनस के 5, हुआ कि नहीं इंक्रीमेंट, यही तो हो जाएगा कि नहीं, ये इंक्रीमेंट, यानी ये 5 साल से 27, वो ये 5 ईयर से 27 ईयर्स की हो गई उसकी बेटी, तो उसकी एज में कितना चेंज आ जाएगा 27 माइनस के 5, यानी यही एज तो बड़ी ऐड होगी इसमें। तो हमने क्या किया, अब इस वेरिएबल्स को हटा देते हैं इसमें से। अब हमने क्या किया कि ये 27 माइनस के 5, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यानी इसकी एज में इंक्रीमेंट कितना आ गया, इंक्रीज जो एज है, ठीक है, इंक्रीज एज हुआ, जो ग्रो एज है वो कितनी है ये, और इस एज को हमें इसमें ऐड कर देंगे तो ये जितनी एज उसकी बिटिया की बड़ी थी, उसकी डॉटर की, तो उसकी मैम की एज कितनी हो जाएगी x² प्लस के 2 माइनस के x, ये एज हो जाएगी किसकी, उसकी मदर की। अब जब उसकी एज इतनी ग्रो हो गई, यानी जब निशा की एज x से x² प्लस 2 हो गई, तो अब ये आशा की एज होगी ये, तो आशा की एज कितनी हो जाएगी x² प्लस के 2 माइनस के x इक्वल टू। अब ये एज की कंपैरिजन किससे करना है हमें, निशा की प्रेजेंट एज से। तो निशा की प्रेजेंट एज कितनी है x, उसका कितने मल्टीप्लाई 10 टाइम्स माइनस के 1,
ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से एक बार और रिकॉल करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब निशा अपनी मदर की एज पर पहुंच जाती है, तो निशा थी, उसकी निशा की एज है एक्स, मदर की एज कितनी एक्स उसके प्लस के 2। जब निशा अपनी मदर की एज पे ग्रो करेगी तो उसने अपनी कितनी एज में इंक्रीमेंट किया, एक्स उसके प्लस के 2 माइनस के एक्स। अगर ये 5 थी, ये 27 है, तो 27 माइनस के 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये उसकी ग्रो एज होगी, मतलब उसने कितना इंक्रीमेंट किया। दूसरे केस में उसी समय पे जब उसकी एज, उसकी बेटी की एज, निशा की एज कितनी होगी, एक्स उसके प्लस 2, उस समय पे उसकी मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज कितनी होगी, उसकी पहले कितनी थी 27, यानी एक्स उसके प्लस 2 प्लस जितना चेंज इसने किया उतना ही चेंज इसकी एज में भी आएगा। अगर इसने 22 साल इंक्रीमेंट किया तो इसकी एज में भी कितने साल का इंक्रीमेंट आएगा, 22 साल का आएगा। तो ये होगी, ये वाला चेंज है ना, यही तो चेंज हमने इस, देखो इसमें चेंज इतना आया तो ये चेंज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये प्रेजेंट, ये एज हो गई कितनी, चेंज होने के बाद, ग्रो अप करने के बाद, जब उसकी बेटी ने इतना ग्रो कर लिया, उसकी मदर की एज पे पहुंच गई, तो उसकी मदर की एज भी बढ़ के इतनी हो जाएगी। अब ये एज उसकी प्रेजेंट एज के साथ हमने कैलकुलेशन कर ली। प्रेजेंट एज के साथ कैलकुलेशन क्या है कि प्रेजेंट एज यानी निशा की 10 टाइम से 1 कम है, तो 10x माइनस के 1। अब इसे क्वेश्चन को जस्ट करना है सॉल्व, क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। यहाँ एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4, माइनस के x, इन दोनों को उठा के ले आएंगे इधर, तो माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 11x 1 और 4 प्लस के 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फैक्टर करके कितने लाने, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ऐड मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके कितने लाने 11। ज़्यादा कुछ करना नहीं, सीधा दिखाई दे रहा है, 10 1 जा 10 और 10 + 1 कितने हो जाएंगे 11। तो इसके फैक्टर सीधे सीधे हो जाएंगे, क्या 2x स्क्वायर माइनस के x ब्रैकेट्स के अंदर 10 + 1 प्लस के 10 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के x प्लस के 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पेयरिंग ले लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के, यहाँ पर 2x कॉमन मिल रहे हैं, तो 2x कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 5, x माइनस के 5 माइनस कॉमन ले लेंगे 1, तो x माइनस वो यहाँ से हो जाएगा 5 आ रहा है इधर, ये हो जाएगा x 10 2 10 के लिखा हमने 10 + 1, यहाँ से हो जाएगा 10, तो x माइनस ये 2x स्क्वायर, ये 5, यहाँ 10 नहीं है, ये क्या है 5 है, इधर 5 है 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट पूरा कॉमन मिल रहा है, x माइनस के 5 और 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसे 0 करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 0 करेंगे तो x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। दूसरे केस में एक वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। वैलिड ये नहीं होगा, क्यों नहीं वैलिड होगा, इसमें ध्यान से देखेंगे। अगर प्रेजेंट एज निशा की 1/2 ईयर्स है, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अगर ये कितने साल की, आधे 6 महीने की, 1/2 ईयर्स, क्योंकि ये ईयर्स में हमने मानी है, ये ईयर्स में एज है, ये भी उसकी क्या ईयर्स में एज है। अगर ये कितने साल की है, 6 मंथ की, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 6 मंथ का, देखो अब इसमें क्या है 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस के 2, 1/4 प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे 1, तो 9/4, तो मतलब अप्रॉक्स में कितना आएगा 2 साल हो जाएंगे पूरी और 4 महीने। तो ये कितने हो जाएंगे 1/4 कितना है, यानी उस ईयर का 1/4 पार्ट, यानी 1 साल का कितने 3 महीने के आसपास हो गए, 4 पार्ट करेंगे 12 महीने में, 12 मंथ्स का 1/4 कितना हो जाएगा 3 मंथ्स। तो ये प्रेजेंट एज उसकी 6 मंथ और इसकी 2 ईयर्स 3 मंथ्स, तो ये पॉसिबल नहीं है उस केस में। तो क्या हो जाएगी ये 5, तो ये 5 ईयर्स एज है उसकी निशा की प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25 प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा 27। तो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो जाएगी 27, और उसकी डॉटर है उसकी एज कितनी प्रेजेंट 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एरर बहुत ज़्यादा होती है। तीनों के तीनों ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स से क्या होती हैं, एरर होती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पकड़ में ही नहीं आती कि किस तरीके से करना है। तो अच्छे से देखा, खुद 1-2 बार आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, तो उसके बाद बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे कि इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो करना क्या है, दूसरे लोगों को शेयर करना है। अगर डाउट्स आ रही हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों को भी शेयर करना है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।